हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आने वाले परीक्षाओं आरओ एआरओ तथा यूपीपीसीएस प्री के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कार 2023 से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को। किस काम के लिए? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ तथा मानवाधिकारों की स्वतंत्रता हेतु इनके संघर्ष के लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जॉन ओलाव फॉसे। तो फॉसे कीवर्ड है, फॉसे आप याद करेंगे साहित्य के लिए। मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी शांति। साहित्य के लिए किस काम के लिए मिला है? तो उनकी नाटकों, जो नवोन्मेषी नाटक होते हैं और गद्य के लिए, जो अनकही को आवाज़ देते हैं। तो कीवर्ड क्या है? अनकही। ठीक है, तो जॉन फॉसे साहित्य के लिए। अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है क्लाउडिया गोल्डिन। तो गोल्डिन में आप देखेंगे कि गोल्ड वर्ड आ रहा है, तो गोल्ड वर्ड से आप समझ जाएंगे कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यानी कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। तो क्लाउडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है। किस काम के लिए दिया गया है? तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत या विकसित करने के लिए। मतलब एक कीवर्ड याद कर लेंगे, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों का अध्ययन किया है इन्होंने, इसलिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप देखेंगे शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, ये तीनों में सिंगल नोबेल पुरस्कार मिले हैं सिंगल व्यक्ति को। भौतिक विज्ञान देखते हैं। भौतिक विज्ञान मिला है पियरे ऑगस्टनी, फेरेंस क्रॉन्स, एनी एल हुई लियर। ठीक ना? तो इसको कीवर्ड क्या है? इसका कीवर्ड है PFA। P फॉर पियरे, F फॉर फेरेंस, A फॉर एनी। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? PFA, यानी कि 3 व्यक्तियों को मिला है PFA। किस काम के लिए मिला है? उन प्रायोगिक तरीकों के लिए जिसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न किए गए। तो एटोसेकेंड पल्स इन्होंने उत्पन्न किया है, उसका एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए इनको भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। कीवर्ड है PFA, पियरे फेरेंस एनी। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, इसका कीवर्ड है KD। K फॉर कैटलिन कॉरिको और D फॉर ड्रू विशमैन। किस लिए मिला है? तो ये mRNA टीकों के विकास में जो योगदान है, इसके लिए दिया गया है इनको। रसायन विज्ञान में फिर से 3 लोगों को दिया गया है और इसका कीवर्ड है MLA। तो M फॉर मोंगी जी बोवेंडी, L फॉर लुइस ई ब्रूस, A फॉर एलेक्सी एकिमेओ। तो मतलब मोंगी लुइस एलेक्सी रसायन विज्ञान के लिए, KD कैटलीना ड्रू फॉर चिकित्सा, PFA पियरे फेरेंस एनी फॉर भौतिक विज्ञान, और अर्थशास्त्र के लिए गोल्ड फॉर गोल्डिन क्लाउडिया गोल्डिन, साहित्य के लिए फॉसे, शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी। एक चीज छूट गई है कि रसायन विज्ञान के लिए किस काम के लिए मिला है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। चिकित्सा के लिए mRNA टीकों के विकास के लिए मिला है, और भौतिक विज्ञान के लिए एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न किए इसलिए मिला है। अर्थशास्त्र के लिए महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को विकसित करने के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। साहित्य में अनकही को आवाज़ देने के टाइप के गद्यों के लिए मिला है। शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों की स्वतंत्रता हेतु संघर्ष के लिए दिया गया है। अब हम आते हैं कुछ अन्य पुरस्कारों के बारे में देखते हैं। तो अन्य पुरस्कारों में पहला है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार, जो भारत की डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार डॉक्टर स्वाति नायक। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 4 लोगों को दिया गया है, उनमें से एक भारतीय हैं
जो जिनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं ये। ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की तरफ से भेजी गई जो फिल्म है वो है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। 2018 एवरीवन इज ए हीरो, यह एक मलयालम फिल्म है जो केरल में आए बाढ़ पे आधारित है। ठीक, अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं विभिन्न देशों द्वारा। तो पहला है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो ये ग्रीस ने उनको दिया है। ठीक, तो ग्रीस देश द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है। फ्रांस के द्वारा मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो जब भी लीजन आएगा तो फ्रांस बोल देंगे, और द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर आएगा तो ग्रीस बोलेंगे, मतलब ऑर्डर आएगा तो ग्रीस बोलेंगे। तो लीजन याद कर लें, लीजन फ्रांस। 3 अन्य देशों ने भी अपने पुरस्कार दिए हैं, फिजी, मिस्र, पपुआ न्यू गिनी। लेकिन इनके अवार्ड के जो नाम हैं उससे आप देश का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मिस्र ने दिया है ऑर्डर ऑफ नाइल, तो नाइल नदी से आप मिस्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिजी के अवार्ड में फिजी का नाम है, पपुआ न्यू गिनी में भी उस देश का नाम है। तो कुल कितने देशों द्वारा पुरस्कार मिला है? ग्रीस, फ्रांस, फिजी, मिस्र, पपुआ न्यू गिनी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? 10 वर्षीय विहान ताल्या विकास को। विहान ताल्या विकास हैं जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, जब येलो स्टार आ जाएगा तो ये किस देश का पुरस्कार है? वो है सूरीनाम का। तो सूरीनाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये सम्मान दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि ग्रैंड ऑर्डर लिखा हो और आप मोदी जी को टिक लगा दें। तो ग्रैंड ऑर्डर में जो सूरीनाम का अवार्ड है येलो स्टार, वो पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी यात्रा के दौरान दिया गया था। ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स में 6 देश सदस्य बने हैं। तो पहले से कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4 5 पहले से हैं और 6 नए देश जुड़ गए, तो होने चाहिए 11। लेकिन अभी तत्काल में देशों की संख्या है 10, क्योंकि जो नया जुड़ने वाला अर्जेंटीना देश है वहाँ सरकार बदलने की वजह से इसने मना कर दिया है ब्रिक्स में शामिल होने से। ठीक है, ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था वहाँ घोषणा हुई कि 6 देश अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात। तो ट्रिक क्या है? ईरान, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया, ये सारे, अर्जेंटीना, ये सारे देशों को शामिल किया गया था। लेकिन अंत समय में अर्जेंटीना ने मना कर दिया क्योंकि वहाँ की सरकार बदल गई। ठीक है, तो ब्रिक्स में अभी प्रेजेंट टाइम में कितने देश हैं? 10, अर्जेंटीना को छोड़ के। आईएसए में शामिल होने वाला जो चिली देश है वो 95वां देश है। ठीक है, तो चिली हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन में शामिल होने वाला नया सदस्य है। नाटो संगठन है जिसमें जो नया सदस्य जुड़ा है वो है फिनलैंड। एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो नया सदस्य जुड़ा है वो है ईरान। पहले से इसमें 8 देश थे। 8 देश कौन कौन से थे? वो थे चाइना, इंडिया, रसिया, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया देश K2TU, मतलब किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से 8 देश टोटल थे। अब इसमें ईरान आ जाने से टोटल 9 देश हो गए हैं। टोटल 9 देश हैं। ठीक है, G20 में जो नया सदस्य शामिल हुआ है वो है अफ्रीकी संघ, AU। अफ्रीकी संघ जो है 21वें देश के रूप में, 21वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे कि SCO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो है बीजिंग में। ठीक, और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है संघाई में।
ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई में और एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। अब हम देखते हैं चंद्रयान-3 के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। चंद्रयान-3 जो है वो जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका नाम है LMV-3 MK4, LMV-3 MK4। इसमें लैंडर था विक्रम, लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। ठीक है, इसकी लॉन्च हुई 14 जुलाई को और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा जब तो 23 अगस्त, ठीक है ना, 14 जुलाई 23 अगस्त। कितने दिनों का यात्रा किया तो 41 दिन, 41 दिन की कुल यात्रा के बाद 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पे हमारा चंद्रयान लैंड कर गया। तो लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। और जहाँ पे लैंडर जाके टकराया है चंद्रयान-3 का, उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। वहीं चंद्रयान-2 का जहाँ पे जाके टकराया था, हालांकि ये विफल मिशन रहा था, जहाँ भी तो उसकी कक्षा से टकराया होगा, तो चंद्रयान-2 जहाँ जाके टकराया था उसका नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। ठीक है, तिरंगा पॉइंट चंद्रयान-2 से रिलेटेड है, शिव शक्ति पॉइंट जो है चंद्रयान-3 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा भारत है वो पहला देश हो गया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के मामले में। ठीक है, पहला देश किस मामले में? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग के मामले में। लेकिन चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के मामले में ये चौथा देश है। पहले पर है अमेरिका, तीन अन्य देश जो हैं चीन, रूस। तो इन 3 देशों के अलावा चौथा देश हमारा भारत हो जाता है। अमेरिका, चीन, रूस के बाद चौथा भारत है जिसने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है। अब एक महत्वपूर्ण समिति है 2, एक देश एक चुनाव, बहुत ही चर्चा में रहा है। एक देश एक चुनाव कराने की मांग चल रही है, तो एक देश एक चुनाव समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी समिति है संसद पे अभी सुरक्षा में कुछ उल्लंघन हुए थे, उस मामले की जांच के लिए अनीश दयाल सिंह की समिति बनाई गई है। अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। अब हम देखते हैं यूनेस्को द्वारा बहुत सारे जो धरोहर होते हैं उनको लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहला है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है गरबा नृत्य को। ठीक है, तो ये अब तक टोटल जैसे कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल होने वाले जो स्थल हैं या फिर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 15वीं जो लिस्ट में 15वें नंबर पे है गरबा नृत्य। कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, ये सारी चीज़ें जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हैं ऑलरेडी। दूसरा है सृजनात्मक शहर नेटवर्क, इसमें 2 शहर शामिल किए गए हैं। पहला है कोझिकोड और दूसरा है ग्वालियर। कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड को साहित्य के लिए सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में इसको सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। ग्वालियर को संगीत के लिए किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट लिटरेचर सिटी जो है इंडिया में वो है कोझिकोड, ग्वालियर संगीत का है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है वो है 2 चीज़ों को शामिल किया गया है, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल और होयसाला कर्नाटक में है कि पवित्र मंदिर समूहों को, तो होयसाला के मंदिर और शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है पंजाब के रामबाग गेट व प्राचीरों को। ठीक है, पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। हम देखते हैं महत्वपूर्ण तूफान, चक्रवाती तूफान जो आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है तालीम। तालीम कहाँ पे आया था? चीन में। ठीक है, खानून दक्षिण कोरिया, खानून दक्षिण कोरिया। जेस्पर ऑस्ट्रेलिया, डोरा हवाई अमेरिका में, हवाई द्वीप पे आया है जो अमेरिका में है, डोरा हवाई। हाईकुई ताइवान में आया है, हाईकुई ताइवान में आया है। मोचा तूफान जो चक्रवात आया है वो बंगाल की खाड़ी में आया है, स्पेशली बंगाल की खाड़ी में आया है, जो जिससे प्रभावित देश क्या क्या होंगे? म्यांमार होगा और बांग्लादेश होगा। तो ये म्यांमार और बांग्लादेश दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोचा तूफान आया है। बीपरजॉय जो है गुजरात में आया है, यानी कि अरब सागर में आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं 3D प्रिंटेड डाकघर।
3D प्रिंटेड डाकघर जो है पहला बेंगलुरु में खोला गया है। 3D प्रिंटेड मंदिर जो है बनाया गया है वो सिद्दीपेट तेलंगाना में बनाया गया है। 3D चिड़ियाघर कहाँ है? वहाँ ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में चिड़ियाघर, तेलंगाना सिद्दीपेट में प्रिंटेड मंदिर, 3D प्रिंटेड मंदिर, 3D प्रिंटेड डाकघर जो है वो बेंगलुरु में है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट IIT से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। तो IIT मद्रास ने एक नई तकनीकी विकसित की है जिसका नाम है अमृत। तो अमृत क्या है? एक ऐसी तकनीकी है जिससे पानी से आर्सेनिक व धातु आयनों को हटाया जा सकता है। मतलब पानी के शुद्धिकरण से संबंधित है अमृत तकनीकी, जो IIT मद्रास ने विकसित की है। कार्बन नैनोफ्लोरेट विकसित किया है IIT बॉम्बे ने, जिसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में बदला जा सकता है। क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक किसने विकसित की है? तो क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने विकसित की है। ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जो है वो IIT मंडी को दिया गया है COP28 के दौरान। अन्य खबरें कौन कौन सी हैं? तो अन्य इंपॉर्टेंट जो IIT से रिलेटेड हैं वो ये हैं कि IIT मद्रास ने तंजानिया में अपना कैंपस खोलने की घोषणा की है IIT मद्रास ने। ठीक है। फिर IIT दिल्ली ने क्या किया है? UAE में अपना कैंपस खोलने की घोषणा की है। ठीक है। तो 2 IIT हैं जो बाहर अपना कैंपस खोलने की पेशकश किया है। पहला AI स्कूल कहाँ खोला गया है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट स्कूल जो है वो तिरुवनंतपुरम, केरल। तो कोई भी स्कूल का मामला हो जहाँ एडवांसमेंट हो रहा हो तो केरल टिक लगा सकते हैं आप। पहला AI संचालित एंटी ड्रोन तकनीक, ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, AI संचालित है। तो वो उसका नाम क्या है? वो है इंद्रजाल। पहला सौर शहर कौन सा है? तो वो है सांची, मध्य प्रदेश। सबसे तेज भारत का सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है? उसका नाम क्या है? तो नाम है बाराकूडा, जिसे मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। खेल से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। खेल में सबसे पहला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो 2 लोगों को दिया गया है। पहला सात्विक साईराज और दूसरा चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज। ये दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में दुनिया के सबसे कम उम्र के पहले खिलाड़ी जो हैं वो हैं आर प्रज्ञानंद, जो फाइनल में मैग्नस कार्लसन से हार गए, लेकिन विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे हैं। और भारत की तरफ से अगर बात करें तो भारत की तरफ से विश्वनाथन आनंद के बाद ये दूसरे भारतीय हैं जो फाइनल में पहुंचे हैं। मतलब फाइनल में पहुंचना ही बड़ी बात होती है। तो आज तक भारत की तरफ से 2 ही लोग पहुंचे, विश्वनाथन आनंद और एक आर प्रज्ञानंद। और किससे हार गए थे? मैग्नस कार्लसन से। मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। वैसे अर्जुन पुरस्कार जो है वो 26 लोगों को दिया गया है, जिनमें से मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता किसने जीती है? तो बांग्लादेश ने जीती है। किसको हरा के? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात को हराया बांग्लादेश ने। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो कन्वेंशनल कंट्रीज हैं, साधारणतः हम लोग भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड का नाम जानते हैं, तो उसकी बजाय अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता बांग्लादेश ने जीती है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को हरा के। एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में एशियाई खेलों में 41 साल बाद, एशियाई खेल कहाँ संपन्न हुए हैं? चीन में। 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है, तो वो खेल है घुड़सवारी। अंडर 20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अंतिम पंघाल। ठीक है।
अंतिम पंघाल रेसलर हैं जो अंडर 20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो वो हैं विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, इनका संबंध टेनिस खेल से है, क्योंकि टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल हुए तो टेनिस खेल से ही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं चीन। करंट अफेयर्स में चीन से जुड़ी खबरें जो हैं वो अति महत्वपूर्ण 4 मिली मुझे। तो सबसे पहला है मीथेन संचालित रॉकेट जुके-2 के द्वारा उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला देश बना है चीन। ठीक है, तो मीथेन संचालित रॉकेट से उपग्रह प्रक्षेपित किया है तो चीन है पहला देश, जिसका नाम है जुके-2। ठीक है, जुके-2। अब दूसरा क्या है कि चीन ऐसा पहला देश है जहां चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर बनाया गया है। सबसे तेज इंटरनेट, विश्व का सबसे तेज इंटरनेट चीन में है, जो 1.2 टेराबिट पर सेकेंड। हम लोग मेगा एमबीपीएस जीबीपीएस सुने हैं, तो यहाँ पे क्या है 1.2 टीबीपीएस टेराबिट पर सेकेंड की रफ्तार से इंटरनेट आ रहा है। चीन में पहली सबसे गहरी भूमिगत भौतिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। एक और अन्य न्यूज है, कोड वर्ड है JT60SA। JT60SA ये क्या है? ये है विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र। सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, तो जे है तो जे फॉर जापान। तो जापान में स्थापित हुआ है सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, जिसका नाम है JT60SA। अब हम देख लेते हैं मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई बहुत कुछ योजनाओं को ईयर वाइज हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है 2014 में कौन कौन सी योजनाएं आई? तो PM जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, संसद आदर्श ग्राम अभियान, नमामि गंगे योजना। ठीक है, तो जन धन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, सांसद आदर्श ग्राम योजना और नमामि गंगे जो है 2014 में आया। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, मुद्रा स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, अमृत, डिजिटल इंडिया, जन औषधि केंद्र खोलने वाला जो प्लान है, हृदय कृषि सिंचाई, PM कृषि सिंचाई योजना जो है वो 2015 में आई। इसके अलावा जो 3 बहुत फेमस योजनाएं हैं, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, वो भी 2015 में ही आई है। 2016 में स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उज्ज्वला जो गैस सिलेंडर वाली है, उज्ज्वला योजना, PM फसल बीमा योजना। तो पहले सिंचाई के प्रबंध किया मोदी जी ने 15 में और 16 में सिंचाई फसल बीमा का प्रावधान किया। 2018 में समग्र शिक्षा और आयुष्मान भारत प्लान जो है वो आया। 2019 में जल जीवन मिशन और PM किसान सम्मान निधि योजना आई। PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत हर क्वार्टर पे हर 4 महीने पे 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं किसानों को। 2020 में गरीब कल्याण रोजगार योजना आई। 2021 में पोषण अभियान आया। अग्निपथ पथ योजना कब आई? तो जून 2022 में आई। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये योजना कब आई है? तो ये आई है 2023 में, जिसके तहत 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा इनको, टैक्स फ्री होगा। हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 ये इंटरपोल द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है जो मानव तस्करी रोकने के लिए है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, तो ये अमेरिका द्वारा लाल सागर में होतू विद्रोहियों के आतंक को
समाप्त करने के लिए एक वैश्विक संगठन बनाया गया है। होतु विद्रोही लाल सागर के पास उनका आतंक समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा एक वैश्विक संगठन बनाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, जिसमें कुल 10 देश हैं। ऑपरेशन करुणा क्या है? तो ये भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोजा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? ऑपरेशन अजय इजराइल हमास युद्ध में के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। इजराइल हमास का भी हाल ही में युद्ध हुआ है, उसमें भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है? तो भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया में हाल ही में भूकंप आया था जिसमें भारत ने बहुत सहायता की थी, तो उस ऑपरेशन का नाम जो है वो ऑपरेशन दोस्त है। ऑपरेशन गंगा जो थोड़ा पुराना हो चुका है, युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया अभियान है, तो वो है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, ऑपरेशन ब्रॉडर BRO ब्रॉडर है, बॉर्डर नहीं है। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड ये क्या है? भारत अमेरिका द्वारा अवैध और खतरनाक दवाइयों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। तो अवैध खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए भारत अमेरिका द्वारा ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया गया है। अब अंत में 4 और बिंदु हैं। तो पहला है पूसा 44। ये क्या है? ये है धान की एक किस्म है, धान की एक किस्म है जिसमें पानी की खपत ज़्यादा होती है, इसलिए पंजाब ने इसे बैन कर दिया है। ठीक है, पंजाब सरकार ने पूसा 44 को बैन कर दिया है। ये एक धान की एक किस्म है और इसमें पानी की ज़्यादा खपत लगती है। 2090 क्या है? ये भी एक धान की किस्म है, ठीक है, जिसको विकसित किया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। ठीक है, तो ये 2090 क्या है? धान की एक किस्म है। UPI ATM 5 क्या है? तो ये एक तरह का पहली बार भारत में UPI ATM लॉन्च किया गया है, जिसे लॉन्च किसने किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज जो जापान की एक कंपनी है उसने लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च कहाँ किया है? तो भारत में लॉन्च किया है। तो भारत में NPCI के सहयोग से UPI ATM पहला UPI ATM लॉन्च किया गया है हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा, जो जापान की एक कंपनी है। इंडस ऐप स्टोर से आप जान गए होंगे कि ये प्ले स्टोर की ही तरह है। गूगल का जो प्ले स्टोर होता है, गूगल प्ले स्टोर जहाँ से हम ऐप डाउनलोड करते हैं, उसी की तर्ज पर भारत का अपना ऐप स्टोर बनाया है। किसने बनाया है? तो ये बनाया है फ़ोन पे ने भारत का एक स्वदेशी वर्जन निकाला है, इंडस ऐप स्टोर, जो गूगल प्ले स्टोर की ही तरह है। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।